नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हमारे संवाददाता सीधा ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। रुक कर लेंगे आज की अहम खबर का। खबर कानपुर से है, जहां भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज एक दिवसीय दौरे पर कानपुर देहात पहुंचे। क्या कुछ था उनका कार्यक्रम, बता रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला। रामनाथ कोविंद ने सर्वोदय बालिका विद्यालय की रखी आधारशिला करीब 2 वर्षों में बनकर होगा तैयार। आपको बता दें कि जनपद कानपुर देहात एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। आपको बता दें कि जब वह मंच पर पहुंचे तो तमाम जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया और अपने भाषण के दरमियान उन्होंने परौंक गांव को विशेष बताया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने भी वर्ष 2022 में यहाँ आने की बात कही थी और उन्होंने गाँव आते ही माटी को प्रणाम किया था। उन्होंने कहा कि कानपुर देहात को सौगात के रूप में यह सर्वोदय बालिका विद्यालय दिया जा रहा है। यहाँ पर बालिकाओं को शिक्षा के साथ ही आत्मरक्षा के गुण भी सिखाए जाएंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मौजूद समाज कल्याण विभाग के मंत्री असीम अरुण ने कहा है कि यह बालिका विद्यालय करीब 48 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा और 2 वर्षों में यह बनकर तैयार होगा। यहाँ पर अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से बालिकाओं को और भी मजबूत किया जाएगा। यह सेना, पुलिस और जवानों के रूप में भी काम करेगा। यह विद्यालय कहीं न कहीं परौंक गांव के लिए ही नहीं बल्कि कानपुर देहात सहित अन्य क्षेत्रों के लिए भी विशेष होगा। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, इंडिया लाइव। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल नए नए ऐलान कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अजय चौहान। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अक्षय और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। बता दें कि दिल्ली के संयोजक अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के हैं, वही बता दें कि जिस तरह से महिलाओं के लिए 1000 रुपये प्रति माह डालने की बात कही थी, वही बता दें कि कल अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आतिशी की मौजूदगी में वो प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है। लेकिन उनका कहना है कि जब हमने महिलाओं से बात की तो कहीं ना कहीं 1000 रुपया से शायद उनका घर परिवार नहीं चलेगा, इसलिए 2100 रुपये का जो प्रावधान वो पास किया जाएगा। कल आतिशी इसको लेकर बैठेंगे और कहीं ना कहीं इसको पास करने के बाद उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो पिछला बजट था वो पास तो हुआ है, लेकिन आने वाले समय में जो बजट है 2100 रुपए का, उसको लेकर के उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, जिससे 10 से 15 दिन के अंदर कहीं ना कहीं जो आचार संहिता वो लग जाएगी। तो सवाल यह है कि आखिरकार किस तरह से जो अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को जो एक संबोधन दिया था और रजिस्ट्रेशन करने का भी उन्हें आह्वान दिया है कि जल्दी से जल्दी अपने रजिस्ट्रेशन करें और जो 2100 रुपए का जो लाभ है वो महिला को दिया जाएगा। लेकिन विधानसभा चुनाव होने के बाद वो जो राशि दी जाएगी, सवाल ये बनता है कि आखिरकार जो 1000 रुपए की जो बजट था वो भी पास हुआ है, लेकिन वो पैसा अभी तक महिलाओं के खाते में नहीं गया है। लेकिन उससे पहले ही 2100 रुपए की घोषणा कर दी गई है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में हुई आगजनी की घटना पर तीखा हमला बोला। क्या कुछ कहा है अखिलेश ने, बता रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में संविधान की प्रतिकृति तोड़े जाने को लेकर चिंता जताई है और साथ ही साथ बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कई सवाल भी खड़े किए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में गमले से बनी बीजेपी सरकार में यह सब क्या हो रहा है, और यह कहा है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई है जो संविधान का अपमान कर रहा है और किसके इशारे पर संविधान की प्रतिकृति तोड़ी गई। दरअसल महाराष्ट्र में संविधान की प्रतिकृति तोड़े जाने को लेकर बवाल हो गया। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने बवाल पर काबू करने के लिए एक्शन भी लिया है और करीब 40 से अधिक उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया है। इस पर अब सियासत तेज हो चली है। पहले बसपा प्रमुख मायावती ने इस पर पोस्ट करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र में बाबा साहेब का और संविधान का अपमान हो रहा है। उसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। कहा कि जिस तरह से घपले कर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी, संविधान की प्रतिकृति तोड़ी जा रही है। सपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर रहे और कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया।
क्या कुछ रहा विशेष, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शोएब रिजवी। आदित्यनाथ आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। दरअसल वो 2025 का जो कुंभ है उसके आयोजनों की तैयारी के सिलसिले में संगम नगरी पहुंचे थे। इस बीच में कल प्रधानमंत्री मोदी का भी कार्यक्रम संगम नगरी में है और बाकायदा वो गंगा पूजन करेंगे। उसकी तैयारियों का जायजा लेने उस स्थल पर भी गए जहाँ पे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना है। उसके अलावा जो कुंभ को लेकर के कार्य कराए जा रहे हैं, अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की, जनप्रतिनिधियों से मिले, उनके विचार भी जाने। तो कह सकते हैं कि 2025 का जो कुंभ है उसको दिव्य भव्य और नव बनाने के लिए हर तरह की कोशिशें की जा रही है। बैठकों का दौर जारी है। इस बीच तमाम जो हिदायत है वो सीएम की तरफ से की जा रही हैं। बेहतर से बेहतर व्यवस्था श्रद्धालुओं को मिले, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। तैयारियां पे अपने अंतिम चरण में है। हालांकि कल प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर आएंगे उनका एक निश्चित कार्यक्रम है, करीब 3 घंटे से ज़्यादा वो रहेंगे। इस बीच में एक तरह से गंगा पूजन के साथ कुंभ की शुरुआत हो जाएगी। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री खुद पूरी कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से कोशिशें की जा रही हैं, इस बार का जो कुंभ है वो न सिर्फ यादगार होगा, दिव्य भव्य और भी होगा। और श्रद्धालुओं की जो संख्या अनुमानित है 40 करोड़ के आसपास, उन श्रद्धालुओं को अच्छा अनुभव प्राप्त होगा। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर हाथरस से है, जहां हाथरस में पीड़ित परिवार से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मुलाकात करने पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी गौरव पुरोहित। राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं। जी आपको बता दें, बहुचर्चित बिटिया हत्याकांड में जो 2020 में हुआ था, इसमें राहुल गांधी के पास पीड़ित परिवार के द्वारा चिट्ठी लिखी गई है कि सरकार के द्वारा जो भी वादे और सुविधाएं उनको मुहैया कराने के लिए कहा गया था वो अभी तक अधूरा है और उनके बच्चों की शिक्षा, रोजगार, तमाम जो उनके जीवन यापन के साधन हैं वो अभी तक नहीं पूरे किए गए हैं सरकार के द्वारा, जिसके कारण उनको जो न्याय मिला है वो अधूरा मिला है। वहीं कोर्ट के द्वारा 3 जो अभियुक्त हैं वो इस मामले में बरी किए जा चुके हैं और राहुल गांधी इसी मामले को लेकर फूलगढ़ी में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। वहीं पीड़ित परिवार ने अपनी समस्याएं राहुल गांधी को बताई हैं और अपनी समस्या के बारे में आला अधिकारियों को राहुल गांधी से मदद मांगने के लिए कहा गया है। वहीं राहुल गांधी ने पहुंचकर आला अधिकारियों को अपने पास बुलाया, पीड़ित परिवार से मिलवाया और उनकी समस्याओं को सामने रखा। वहीं आगे इस मामले में सरकार का क्या रुख रहता है, ये देखने वाली बात है। खबर लखनऊ से है, जहां अधिकारियों की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि योगी सरकार यानी कि सीएम योगी के सख्त आदेश का पालन भी नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, विस्तार से बता रहे हैं मोहम्मद आसिफ। योगी आदित्यनाथ का सड़क दुर्घटनाओं को लेकर दिए गए फरमान को पालन करने में लापरवाही कहीं न कहीं यात्रियों की जान जोखिम में डालने वाला है। जुलाई माह में उन्नाव में आगरा एक्सप्रेस वे पर हुए भीषण सड़क हादसे में बस में सवार 18 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग के अफसरों को यातायात नियम का पालन करने का फरमान सुनाया था, लेकिन आज जिस तरह से आगरा में एक बस जल उठी, हालांकि उसमें सवार 60 यात्रियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। इस मामले में भी बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब इस मामले में रिपोर्ट भी तलब किया है। दरअसल पंजाब से बिहार जा रही डबल डेकर बस आगरा में धू कर जलने लगी। बताया जा रहा है कि किलोमीटर 5 पर इसकी सूचना यूपीडा ने ड्राइवर को देने की कोशिश किया था कि टायर में आग लग गई है। बावजूद इसके चालक ने लापरवाही बरती और किलोमीटर 21 पर पहुंचते डबल डेकर बस आग का गोला बन गई। हालांकि आग का गोला बनने के बाद यात्रियों ने किसी तरह अपनी कूदकर जान बचाई। पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है, लेकिन जिस तरह से यह लापरवाही सामने आई है, कहीं न कहीं परिवहन विभाग के अफसरों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। सहयोगी फैज के साथ आसिफ इंडिया वाइज। खबर गाजीपुर से है, जहां सपा के सांसद अफजल अंसारी का एक बड़ा बयान सामने आया।
क्या कुछ कहा है अफजल अंसारी ने, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुशील तिवारी। सांसद अफजाल अंसारी ने सरकार पर जमकर साधा निशाना। अफजाल अंसारी ने कहा, सरकार ने कोई विकास नहीं किया, जनता को मूर्ख बनाया गया कि जो भी विकास के कार्य हुए, विकास के नाम पर लोगों को ठगा गया और जिले में विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। भाजपा के नेताओं पर उन्होंने साधा निशाना। लगातार उन्होंने कहा कि ये वही सरकार है जो विकास का हवाला देती थी, लेकिन जब ये सरकार सत्ता में आई तो विकास करना भूल गई। बोले, गाजीपुर सांसद ममता बनर्जी देश की बड़ी नेता हैं, इसका को मूर्ख बनाया जा रहा है, विकास के नाम पर कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि लगातार जो भी विकास के कार्यों का सरकार हवाला देती है उसमें लगातार सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। अधिकारियों को भी अफजाल अंसारी ने जमकर कोसा। सरकार में जो अफसर हैं वो पूरी तरीके से निरंकुश हो गए हैं और आम जनता का वो नहीं सुन रहे हैं, पूरी तरीके से त्रस्त और परेशान है। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अफजाल अंसारी ने जमकर साधा निशाना और कहा कि आने वाले समय में जनता इनको सबक सिखा देगी। ईवीएम के मुद्दे पर अफजाल अंसारी ने कहा कि इस पर भी बड़ा हंगामा होने वाला है और जल्द ही पूरी सरकार को घेरा जाएगा और जल्द ही बैलेट पेपर पर चुनाव कराए जाएंगे। ये हम सब की मांग है, क्योंकि ईवीएम से सबका विश्वास उठ चुका है। चुनाव आयोग पर भी जमकर साधा निशाना अफजाल अंसारी ने। इंडिया वॉइस की रिपोर्ट, सुशील तिवारी, गाजीपुर। खबर गाजियाबाद से है, जहां पुलिस ने एक ऐसे शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है जो फर्जी कागजों के आधार पर जमीन बेचने का काम किया करता था। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी प्रथम चौधरी। अरसला में और मेरे पीछे वही जमीन है जिसकी कीमत 1000 करोड़ रुपए है। इसी जमीन को चलते लेकर जो राजकुमार गर्ग है वो राजकुमार अग्रवाल बना। जी हाँ, आप जैसे कि देख सकते हैं, राजकुमार गर्ग जो आरोपी है वो राजकुमार अग्रवाल बना इस जमीन को लेकर। वो राजकुमार अग्रवाल बनकर इस जमीन के नाम पर लोगों से टोकन अमाउंट भी वसूलता था। और जब ऐसा उसने 7 बार किया तो राजकुमार अग्रवाल ने, जो कि इस ज़मीन के असली मालिक है, राजकुमार अग्रवाल ने इसकी जो शिकायत है, जो इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, वो रिपोर्ट थाना साहिबाबाद पुलिस में जो उन्होंने जो है लिखवाई। और इसके बाद पुलिस ने जब छानबीन की तो पाया गया कि राजकुमार गर्ग जो कि एक छोटा सा मेरठ से आया एक प्रॉपर्टी डीलर है, और उस प्रॉपर्टी डीलर ने देखा कि ये ज़मीन जो है बंजर पड़ी हुई है, तो उसने जब इसकी कागज़ निकलवाए तो पता चला कि ये ज़मीन नोएडा के रहने वाले राजकुमार अग्रवाल की है। तो राजकुमार अग्रवाल के नाम पर उसने जो है 7 लोगों से जो है कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपए की जो पैसे की उसकी वसूली की, टोकन अमाउंट लिया वसूली के नाम पर। और फिर पुलिस ने जो है आरोपी को जो है आज पकड़ा है मेरठ से। तो मुजफ्फरनगर का रहने वाला आरोपी है जो कि इस जमीन को चलते राजकुमार गर्ग से राजकुमार अग्रवाल बन गया। मैं प्रथम चौधरी, गाजियाबाद, इंडिया वॉइस। रिपोर्टर लाइव में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों का रुख करेंगे। खबर बहराइच से है, जहां नवयुव इंटर कॉलेज के अध्यापक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। लेकिन क्यों किया गया हमला, क्या रहा पूरा मामला, विस्तार से बता रहे हैं महेश चंद्र गुप्ता। छात्रों ने अपने शिक्षक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे शिक्षक की हालत काफी गंभीर हो गई। आपको बता दें कि पूरा मामला बहराइच के मिहीपुरवा में स्थित नवयुग इंटर कॉलेज का है, जहां पर पढ़ने वाले कक्षा 11 में पढ़ने वाले 2 छात्रों ने अपने शिक्षक राजेंद्र कुमार वर्मा के ऊपर जानलेवा हमला किया है, जिससे शिक्षक की स्थिति काफी गंभीर हो गई और उन्हें इलाज के लिए मोतीपुर CHC ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें बहराइच के जिला चिकित्सालय रेफर किया है, जहां पर शिक्षक राजेंद्र कुमार वर्मा का इलाज चल रहा है। दरअसल पूरा मामला कल का है, जब दोनों कक्षा 11 के छात्र कक्षा में पढ़ रहे थे, तभी शिक्षक ने उन्हें मोबाइल चलाते हुए देख लिया और मोबाइल उनसे छीन लिया, साथ में उनको डांट भी दी, जिससे नाराज होकर दोनों छात्र काफी क्षुब्ध हो गए। इस बात को लेकर आज सुबह जब शिक्षक राजेंद्र कुमार वर्मा अपने कक्षा में उन बच्चों को पढ़ाने के लिए आए, तब उन दोनों छात्रों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला शिक्षक के ऊपर कर दिया, जिससे शिक्षक लहूलुहान हो गए और उन्हें इलाज के लिए मोतीपुर CHC ले जाया गया, जहां पर स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने बहराइच के जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया है। बहराइच के जिला चिकित्सालय में शिक्षक का इलाज चल रहा है। बहराइच से इंडिया वॉइस के लिए महेश चंद्र गुप्ता।
खबर लखनऊ से है, जहां एलडीए की अजीबोगरीब कार्रवाई का मामला सामने आया। क्या रहा पूरा मामला, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी मोहम्मद अमान। एक अनोखी कार्रवाई देखने को सामने आई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की जो कार्रवाई की, एक अवैध निर्माण को सीलिंग करने से कार्रवाई की गई थी, लेकिन जो निर्माण को सीलिंग की गई थी उसमें बताया जा रहा है कि एक परिवार पहले से अंदर रह रहा था और उसके बाद एलडीए विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई कर दी और उसके जो मेन डोर था, मेन दरवाजा था, उसको सील कर दिया गया। नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि विकास प्राधिकरण ने जिस भवन को सील किया था उसमें जो परिवार अंदर रह रहा था, उसका जो परिवार से जुड़ा बच्चा था वो स्कूल गया था और स्कूल। अगली खबर भी लखनऊ से है, जहां कांग्रेस नेता अजय राय और एमएलए आराधना मिश्रा ने बड़ा ऐलान किया। क्या कुछ ऐलान किया है कांग्रेस नेता ने, आपको बता रहे हैं सहयोगी निखिल रस्तोगी। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे 4 दिन के विधानसभा सत्र का इस बार जोरदार हंगामा देखने को मिलेगा। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे, वहीं सरकार को घेरने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाएगी। अजय राय के नेतृत्व में इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बताते चले, जिस तरह के संभल जाने से पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस को रोका था, क्या इस बार विधानसभा सत्र के दौरान जो कांग्रेस ने कहा है हम घेराव करेंगे, क्या उसको कांग्रेस को रोक पाएगी या नहीं रोक पाएगी। राजधानी लखनऊ से निखिल रस्तोगी, इंडिया वाइज। खबर बुलंदशहर से है, जहां कोतवाली शिकारपुर इलाके में बैंक ऑफ बड़ौदा में सीबीआई की टीम के द्वारा रेड की गई। क्या कुछ रहा पूरा मामला, बता रहे हैं सहयोगी वरुण शर्मा। शहर में बैंक ऑफ बड़ौदा में सीबीआई की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। दरअसल आपको बता दूं, बुलंदशहर के शिकारपुर थाना क्षेत्र में सीबीआई टीम ने बैंक ऑफ बड़ौदा में छापेमार कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार पता चला है कि जो बैंक प्रबंधक है, लोन कराने के नाम पे 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। उसी दौरान जो व्यापारी है उसने सीबीआई को शिकायत की और शिकायत के बाद सीबीआई की टीम ने रंगे हाथों बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया है। वहीं सीबीआई की टीम ने पूरी रात बैंक में कर्मचारियों से और मैनेजर से पूछताछ की है और पूछताछ के दौरान सीबीआई को एक पिस्टल भी मैनेजर के पास मिली है। वहीं को पूछताछ करने के बाद सीबीआई की टीम बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर को अपने साथ ले गई है। अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि 80 लाख रुपए की एक लोन व्यापारी ने अप्लाई किया था, जिससे 1 लाख रुपए की रिश्वत मैनेजर मांग रहे थे, जिसकी शिकायत की गई थी। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में आज से 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो का शुभारंभ हो गया, जिसका शुभारंभ सीएम धामी ने किया। क्या कुछ रहेगा इस एक्सपो में खास, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। 10वीं वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एवं आयुर्वेदा एक्सपो 2024 की शुरुआत हो चुकी है। देहरादून के परेड मैदान स्थित मल्टीपर्पज हॉल और उसके जो मैदान के चारों तरफ जो है उसमें पूरा एक्सपो लगाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस एक्सपो की शुरुआत करी है। भारत के अलावा 30 बड़े देशों के प्रतिनिधि आज इस एक्सपो में यहाँ पर आए हैं। 15 दिसंबर तक ये एक्सपो यहाँ पर चलेगा। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड आयुर्वेद के क्षेत्र में किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है। उत्तराखंड की जो पौराणिक संस्कृति रही है, जिसमें आयुर्वेद का बड़ा महत्व रहा है, उसको बताने का काम यहाँ पर किया गया है। और आज के इस बदलते दौर में जब लोगों की दिनचर्या काफ़ी बदल चुकी है, जो पूरा मोटा अनाज होता था, सेवन होता था, उसकी जगह पर ये कहते थे फास्ट फूड लोग खाते हैं, तो उसकी वजह से किस प्रकार से शरीर को नुकसान होता है और उससे कैसे बचा जा सकता है, यानी वापस कैसे आयुर्वेद की ओर लौटा जा सकता है, उन सब चीज़ों को बताने का काम इस एक्सपो में यहाँ पर किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड भारत की जो पौराणिक संस्कृति है, क्योंकि आयुर्वेद के जनक भारत से ही रहे हैं, यहाँ के जो ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है, उन सब चीज़ों को जानने का काम आज यहाँ पर होगा। जनता को बताया जाएगा कैसे जागरूक किया जा सकता है, कैसे अपने दिनचर्या में आयुर्वेद को शामिल किया जा सकता है। आगामी 15 दिसंबर तक विभिन्न सेशंस के माध्यम से ये सब चीज़ें यहाँ पर होगी और एक वर्ल्ड के स्तर पर, यानी विश्व पटल के स्तर पर आयुर्वेद को जानने का काम यहाँ पर किया जाएगा, ताकि आम जनजीवन सामान्य हो सके और फिर से वापस उसी पटरी पर लौट सके। कैमरामैन अपने साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक लक्ष्य रखा है कि 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त किया जाएगा। उसके लिए क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी धनराज गर्ग।
2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से उत्तराखंड में अभियान चलाया जा रहा है और जिसके तहत पुलिस प्रशासन लगातार कहीं ना कहीं चेकिंग अभियान करता हुआ नजर आ रहा है। तमाम इस तरह के लोग जो नशे के में डूबे हुए हैं यानी कि नशा तस्करी करते हैं या फिर नशा कराने का काम करते हैं, उन पर लगातार अभियान पुलिस विभाग की तरफ से चलाया जा रहा है और लगातार ऐसे लोगों को, नशे के सौदागरों को कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे भी पहुँचाया जा रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से एक अभियान ये भी चलाया गया है कि जो ढाबे वाले हैं या रेस्टोरेंट वाले हैं और जो शराब पिलाने का काम करते हैं उन पर भी कहीं ना कहीं जो चालानी कार्रवाई है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और वहीं देखें कि अभी तक यदि हम बात करें पिछले 6 माह की, तो 6 माह के अंदर भी 80 लाख से अधिक का जुर्माना जो है ऐसे लोगों से वसूला गया है जो कि अपने ढाबों पर या रेस्टोरेंट पर शराब पिलाने का काम करते हैं और ऐसे ही लोगों के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। और अब तक देखा जाए तो 2256 लोगों को सलाखों के पीछे भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने पहुँचाया है कि जो नशे का सौदागर बने हुए थे। और आगे भी इसी तरह का अभियान चलता रहेगा और साफ तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक लक्ष्य रखा है कि 2025 तक कहीं ना कहीं उत्तराखंड को नशा मुक्त करना है, उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी अपनी कमर कसे हुए है। इंडिया वॉइस धनराज गर्ग, देहरादून। अगली खबर हरदोई से है जहां 2 जगह केंद्रीय जांच एजेंसियों ने छापा मारा, लेकिन क्यों ये छापेमार कार्रवाई की गई है बता रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद त्रिवेदी। हरदोई में आज 2 जगह छापे पड़े हैं। आपको बता दें, हरदोई के संडीला थाना क्षेत्र में एक जनरल स्टोर की दुकान पर दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया में फर्टिलाइज़र कंपनी में छापा मारा गया है और जीएसटी का और आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। 2 जगह एक ही टाइम पे छापा मारा है। अब देखना ये होगा कि उस छापे में क्या आखिरकार कितना काला धन निकलता है आखिरकार और क्या दस्तावेज उसमें दबा के रखे हैं जो आज टीम ने छापा मारा है। और ये लगातार वहाँ पे जब टीम पहुँची है तो टीम लगभग आधे घंटे जनरल स्टोर की दुकान पर खड़ी रही, लेकिन जनरल स्टोर के जो दुकानदार हैं उन्होंने गेट नहीं खोला। तो कहीं ना कहीं देखने की बात है कुछ ना कुछ तो उसमें है जो टीम ने छापा मारा है। तो आधे घंटे तक गेट भटभट करने के बाद में भी गेट नहीं खोला। उसके बाद बड़े प्रयासों के बाद में जब वहाँ स्थानीय पुलिस भी वहाँ पे गेट बड़बड़ाती रही तब जाके गेट खोला है। आखिरकार अब ये देखना होगा कि क्या क्या वहाँ से जो इन्होंने दबा कर रखा है वो सामने आता है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। खबर झांसी से है जहां काजी के भतीजे मुफ्ती खालिद नदवी को उग्र भीड़ ने एनआईए की हिरासत से छुड़ा लिया। उसके बाद एनआईए की टीम ने दोबारा मुफ्ती को गिरफ्तार किया। क्या कुछ रहा पूरा मामला, विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी शेख गुल मोहम्मद। झांसी में रात के 3 बजे एनआईए और एटीएस टीम कोतवाली क्षेत्र में पहुंचती है जहां पर वह मुफ्ती खालिद के घर पर पहुंचकर छापेमारी करती है। जानकारी के अनुसार मुफ्ती खालिद ऑनलाइन इस्लामिक कोचिंग चलाया करते थे जिसको लेकर एनआईए ने आज उसके घर पर लगभग 10 घंटे की पूछताछ के बाद मुफ्ती खालिद को लेकर वो बाहर आती है और अपने साथ ले जाती है, जिसको देख क्षेत्रवासियों में आक्रोश फैल जाता है और क्षेत्रवासियों द्वारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की और बदतमीजी होती है। जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच मुफ्ती खालिद को गिरफ्तार कर पूछताछ करने के लिए झांसी पुलिस लाइन लाया जाता है। वहीं जानकारी के अनुसार मुफ्ती खालिद के पास एनआईए टीम को कुछ ऐसे साक्ष्य और सबूत मिले हैं जिसके आधार पर वो आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं अभी तक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या एनआईए की तरफ से कोई भी और रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।